अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज। आज हम यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रेड 12th का। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई एक खूबसूरत पोएम इफ़ इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारी पोएम है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी पैराफ्रेज, इसकी समरी और सारा कुछ इसका जो है वो हम इंशाल्लाह आज के इस सेशन के अंदर करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breath a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. एक बहुत ही प्यारी पोएम है। इसमें दर हकीकत रुडयार्ड किपलिंग जो हैं ये अपनी ऑडियंस को, अपने पढ़ने वाले को, अपने कारी को, अपने सुनने वाले को कुछ नसीहतें कर रहे हैं। अब ये इफ़ से पोएम स्टार्ट होती है जिसमें एक सिनेरियो, आपको एक सिचुएशन जो है उसके अंदर शायर ला के खड़ा करता है और आपको काफ़ी सारी सिचुएशंस बताता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो इसलिए इसका टाइटल भी इफ़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सिचुएशनल जो है वो आपको एक तरह से कह लें कि बहुत सिचुएशनल किस्म की पोएम है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपको खड़ा करके और आपको कहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने क्या करना है। तो चलें इसका तर्जमा स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you, कि अगर तुम if you can keep your head, कि अगर तुम अपने होश को कायम रख सकते हो when all about you are losing theirs, जब तुम्हारी वजह से बाकी सब जो हैं वो अपने अपने होश खो चुके हों। losing theirs जैसे हम कहते हैं ना कि कीप योर हेड ऑन, कि मतलब अपने हवास को काबू में रखो। तो पोइट ये कहता है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, कि जब सब तुम्हारे बारे में गुस्सा कर रहे हों, जब सब तुम्हारे बारे में अपने हवास खो चुके हों, अगर तुम ऐसी हालत में, जब सब तुम्हारे बारे में हवास खो चुके हों एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, तो ऐसी हालत में अगर तुम अपने हवास को कायम रख सकते हो। नंबर वन, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, और जब सारे तुम्हारे बारे में शक कर रहे हों, जब व्हेन एवरी वन इज़ डाउटिंग यू, जब तमाम दुनिया तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला हो, अगर ऐसी हालत में यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, कि अगर ऐसी हालत में तुम अपने आप के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि अपने ऊपर भरोसा रखते हुए दूसरों को आपके ऊपर शक करने की इजाज़त भी दो। यानी ऐसा अगर आप कर सकते हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि जब लोग सारे आपके बारे में शक कर रहे हों, तो आप उस सूरत हाल में अपने ऊपर भरोसा रखें और साथ ही साथ दूसरों को शक करने की इजाज़त भी दें। अच्छा, नंबर टू सिचुएशन। नंबर थ्री, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आपको इंतज़ार करना पड़े और आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करते हुए आप थकते भी नहीं हैं, ठीक है। और बीइंग लाइड अबाउट, और जब आपसे झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, तो आप झूठ नहीं बोलते। अब देखिए ना, मुख्तलिफ तरह की आपको सिचुएशंस कि आपको इंतज़ार करना पड़ जाए, तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और आप इंतज़ार करते हुए
थकते भी नहीं हैं। और इसी तरीके से और बीइंग लाइड अबाउट, जब आपसे किसी बात के हवाले से झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, तो आप झूठ नहीं बोलते। और बीइंग हेटेड, और जब आपसे नफरत की जाए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप बदले में नफरत नहीं करते। ठीक है, और ये सब करते हुए कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, आप आगे से झूठ नहीं बोल रहे, आपसे नफरत की जा रही है, आप आगे से नफरत नहीं कर रहे, इस सारे सिनेरियो के बावजूद, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, और इस सब के बावजूद ना तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना के पेश करते हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाली बातें करते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाली बातें करते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, फिर अंदर से खोखले होते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें पहले स्टैंजा के अंदर ये नसीहत करने की कोशिश कर रहा है कि जब तमाम, मैं पूरे स्टैंजा को सम अप कर रहा हूँ, कि जब तमाम लोग आपके बारे में अपने हवास खो चुके हैं और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं कि भाई आपकी वजह से हुआ है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, तो ऐसी हालत में अगर आप अपने हवास को कायम रख सकते हैं, जब तमाम लोग आपके ऊपर शक कर रहे हों, जब तमाम लोग आपके ऊपर शक कर रहे हों, तो ऐसी हालत में आप उनको शक करने की इजाज़त देते हुए भी खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको इंतज़ार करना पड़े तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, और इंतज़ार करते हुए थकते भी नहीं हैं। जब आपसे झूठ बोला जाए तो आप बदले में झूठ नहीं बोलते, और जब आपसे नफ़रत की जाए तो आप बदले में नफ़रत नहीं करते, और ना आप खुद को बहुत पारसा, बहुत अच्छा बना के पेश करते हैं, ना ही आप कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदों वाली बातें करते हैं। ये स्टैंजा नंबर 1 के अंदर ये बातें हुई हैं। आगे उसी तसलसल को पोएट जारी रखते हुए कहता है, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स, लेकिन अपने ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, ठीक है, और अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ठीक है, दो 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 नए सिनेरियो हमारे सामने पोइट ने रखे हैं स्टैंजा नंबर 2 के अंदर। तीसरे सिनेरियो में पोइट ये कहता है कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कि अगर तुम हार और जीत, ट्रायम्फ का मतलब फतह, कि अगर तुम फतह पाते हो और शिकस्त पाते हो, हार और जीत, डिजास्टर शिकस्त, कि अगर तुम फतह पाओ और शिकस्त पाओ, तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, कि अगर तुम एक ऐसा रवैया अपना सकते हो कि अगर तुम्हें फतह हो या तुम्हें शिकस्त हो, दोनों सूरतों में तुम्हारा रवैया एक जैसा हो। यानी ऐसा नहीं कि फतह हो गई तो नाचना शुरू कर दिया, बगने बजाना शुरू कर दी, और अगर हार हो गई तो क्या हुआ, चारपाई पे लेट गया। तो पॉइंट ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी फतह और शिकस्त दोनों में एक जैसा रवैया रख सकते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स। अब यहाँ पे हार और जीत को पॉइंट जो है वो इम्पोस्टर बोलते हैं, जो धोखेबाज होता है, जिसका कोई भरोसा नहीं होता। तो दर हकीकत पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताना चाहता है कि शिकस्त हो या हार और जीत जो है ना, ये जैसे हम कहते हैं ना, हार और जीत जो है ये खेल का हिस्सा होते हैं। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हार हो या जीत हो, ये परमानेंट नहीं होते, ये इम्पोस्टर्स होते हैं। आज हार है तो कल जीत, आज जीत है तो कल हार। ठीक है, तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, कि अगर तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि जो सच तुमने बोला है, ठीक है, ट्विस्टेड बाय नेव्स, ठीक है, उसको झूठे लोग जो हैं उसको क्या करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे। कि आपने कोई सच्ची बात की, उसको किसी झूठे आदमी ने सुन के उसको ट्विस्ट कर दिया, उसको गलत मलत कर दिया, उसको गड़मड़ कर दिया। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ठीक है, किसी दूसरे को झांसा देने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी सच्ची बात को इस अंदाज में बना के पेश करते हैं कि आपको एक सच्ची बात का हवाला दे के आपको दर हकीकत वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, जिस तरह कुरान मजीद है। अब कुरान मजीद एक सच्ची किताब है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ लोग जो है वो कुरान मजीद की बातों को इस तरीके से ट्विस्ट करके हम आपके सामने पेश करते हैं कि आप मतलब बेवकूफ़ हो जाते हैं, आपको हकीकत समझ नहीं आती। तो इस तरह के सिनेरियो को पोएट बयान कर रहा है कि इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, कि आपकी बात को तोड़ मोड़ के आपके सामने ही लोग आपकी बात को इस्तेमाल करते हुए अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसी हालत में भी अगर आप, बहुत गुस्सा आता है बंदे को, बंदे का खून खोलने लग जाता है, लेकिन पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम इस चीज़ को भी बर्दाश्त कर सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या तुम देख सकते हो कि वो चीज़ें जिनके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी दे दी, ठीक है, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, कि तुम देखो कि वो चीज़ें जिनके लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, उनको अगर तुम टूटता हुआ, ठीक है, देख सकते हो, एंड स्टूप, और ऐसी हालत में तुम झुककर, एंड बिल्ड देम अप,
विद worn आउट टूल्स, तो उसके जो टूटे हुए टुकड़े हैं, उसका जो कबाड़ है, उस कबाड़ से अगर तुम चीज़ों को दोबारा से नए सिरे से तामीर कर सकते हो, कि एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, आपके सामने वो चीज़ तबाह हो जाए और फिर आप में के अंदर इतना हौसला हो कि आप उसकी किरचियों से नए सिरे से आप उस चीज़ को तामीर कर सकें, तो उस हौसले की बात कर रहा है कि अगर तुम इस तरीके का हौसला रख सकते हो। स्टैंजा नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कि अगर तुम अपनी तमाम जीतें जो हैं, तुम्हारी जो सारी अचीवमेंट्स हैं, अगर तुम उसका एक गट्ठा बनाकर, अगर तुम उन सबको इकट्ठी करके एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, कि अगर तुम अपनी सारी जीत जो है उसको एक बाजी पर हारने की, कि आपके पास अपनी पूरी जो जितनी भी आपकी कमाई है, जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला और इतनी बहादुरी है कि तुम एक पॉइंट पर, किसी ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो जाओ कि जिसमें तुम्हें अपना सब कुछ दाव पर लगाना पड़े, तो तुम अगर उस अपने सब कुछ को दाव पर लगाने की जुर्रत रखते हो एंड लूज़, और हार जाओ, ठीक है, और हार भी जाओ, अपना सब कुछ दाव पे लगा के अगर तुम हार जाओ एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, ठीक है, और फिर नए सिरे से शुरू करो, अगर तुम इस तरीके की जरूरत रख सकते हो। देखो ना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि आप अपना सब कुछ किसी एक पॉइंट पे दाव पे लगाएं और आप फिर हार जाएं और स्टिल आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी करेज बाकी हो कि आप दोबारा से नए सिरे से शुरू कर सकें। अच्छा, आगे पोएट ये कहता है कि एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और फिर लोग होते हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है तो लोग ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, मेरा ये नुकसान हो गया, मुझे ये हो गया। पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके के शख्स बन सकते हो कि तुम अपनी सारी जीत जो है वो किसी एक बाजी पर लगाओ और उसमें हार जाओ और फिर नए सिरे से शुरू हो जाओ, और अपनी हार के बारे में, अपनी शिकस्त के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालो, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है कि इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नू, हार्ट मतलब दिल, नर्व दिमाग, और स्नू अपने हवास, ठीक है, जहन। पोइट ये कहता है कि अगर तुम अपने दिलो दिमाग को काबू में रख सकते हो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो जो लोग हैं, जैसे अक्सर आपने देखा है ना, लोग एक भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं कि सबसे पहले मुझे मिल जाए, सबसे पहले मुझे मिल जाए। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जब हर बंदा इस जल्दबाजी में हो, उस तरह के सिनेरियो में भी अगर तुम अपने दिलो दिमाग को और अपनी नर्व्स को काबू में रख सकते हो, ठीक है, टू सर्व योर टर्न आफ्टर लॉन्ग दे आर गॉन, जब सब जा चुके हों उसके बाद तुम अपनी बारी लेने के लिए, जैसे इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब शादी का खाना खुलता है तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लिखे लोग भी ना उठ के तो भागते हैं खाने की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी आपको भी गौर कीजिएगा कि आपको हाल के अंदर बहुत कम आपको नज़र आएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनको भूख भी लगी हुई होती है, लेकिन वो बड़े आराम से बैठे होंगे, वो अपनी सीट से हिलेंगे भी नहीं। जब सब खाना खा चुकेंगे उसके बाद बेशक उनके हिस्से में खाना थोड़ा आए, बेशक ज़्यादा आए, वो तब आराम से उठेंगे, सलीके से जाके खाना डालेंगे और फिर आके बैठ के सलीके से खाएंगे। तो दर हकीकत पोइट जो है ना, वो इस तरीके के एक रवैये की बात कर रहा है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, ठीक है, और जब आप में कुछ भी बाकी ना हो, आप सब कुछ हार चुके हैं, तो उस हालत में भी अगर तुम काबू रह सकते हो, उस हालत में भी होल्ड ऑन, मतलब क्या, मतलब कि उस हालत में भी तुम अपने आप को खड़ा रख सकते हो, जब यू नो व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, जब आपके पास सिवाय इस विल के, सिवाय इस जज्बे के होल्ड ऑन मतलब जब आप अपने आप को कह रहे होते हैं कि ओके कोई बात नहीं, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, सिवाय आपके पास इस हौसले के कुछ भी ना हो, ठीक है, ऐसी हालत में भी अगर आप अपने उस हौसले की बुनियाद पर खड़े हो सकते हैं। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर विर्चू, कि अगर तुम्हें आम लोगों से बात करना पड़े तो तुम आम लोगों से बात करते हुए भी अपनी नेक तबीयत को, जैसे होते हैं ना, अक्सर लोग होते हैं कि जो सतही लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके साथ वो गालम गलूज करना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें क्राउड से भी मिलना पड़े तो अगर तुम क्राउड से मिलते हुए भी अपनी नेकी को कायम रख सकते हो और वॉक विद किंग्स, या तुम बादशाहों के साथ चलो, नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो जो एक आम आदमी वाली बात है वो तुम्हारे अंदर से ना जाए। अब देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है, जो लोग आम लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच आम लोगों वाली हो जाती है, और जो बादशाहों के साथ चलते हैं वो उनके अंदर फिर अकड़ आ जाती है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम एक ऐसे आदमी बन सकते हो कि अगर तुम्हें आम लोगों के साथ रहना पड़े तो भी तुम अपनी नेकी को, अपनी नेक खसलत को ना जाने दो, और अगर तुम्हें बादशाहों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ अगर तुम्हें उठना बैठना पड़े तो वहाँ पे भी तुम अपने अंदर से आजिज़ी और अपने अंदर से एक आम आदमी वाली जो इनकसारी है वो ना जाने दो, ठीक है। इफ़ नाइदर फोर्स दुश्मन को बोलते हैं, इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग वंस कैन हर्ट यू, जब ना तो तुम्हें दुश्मन नुकसान पहुंचा सके ना दोस्त नुकसान पहुंचा सके। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर तमाम लोग आपके ऊपर भरोसा रखें लेकिन आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स,
कि वो 1 मिनट जिसमें आप किसी से बदला लेने का सोच रहे होते हैं, ये बहुत प्यारी लाइन है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, कि वो 1 मिनट जिसमें आप बदले वाली सोच रख रहे होते हैं, अगर आप उस 1 मिनट को कन्वर्ट कर दो, उसको फिल कर दो किस चीज़ के साथ, विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कि अगर आप उसको उस 1 मिनट में जिसमें आप बदला लेने का सोच रहे हो तो उसमें अगर आप 60 सेकेंड जो हैं हर सेकेंड को इस सोच के साथ भर दो कि जाने दो यार, खैर है कुछ नहीं होता, खैर है कुछ नहीं होता, इस तरीके की सोच अगर तुम अपनी अपना लो, योर्स इज़ द अर्थ। अब ये सारे ऊपर जितने भी इफ़ के साथ कि अगर तुम ऐसा कर लो, अगर तुम ऐसा कर लो, अगर तुम ऐसा कर लो, तो ये सारे सिनेरियोज बताने के बाद ये कहता है कि अगर तुम जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, पोइट ये कह रहा है कि फुला फुला सिचुएशन में अगर तुम इस तरीके से रहो तो क्या होगा, योर्स इज़ द अर्थ। तो फिर दुनिया तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और दुनिया में जो कुछ भी है वो क्या है, वो तुम्हारा है, एंड विच इज़ मोर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि यू विल बी अ मैन माई सन। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक इंसान बन जाओगे। वो जैसे हम कहते हैं ना कि मर्द का बच्चा है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम अपने आप को एक इंसान कह सकोगे, यू विल बी अ मैन माई सन। तो ये बहुत प्यारी पोइम थी, हमने इसका तर्जमा किया, इसको हमने समझा। तो इसके पोएट जो हैं रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम है, 1865 में ये पैदा हुए और 1936 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, इंडिया में ये पैदा हुए थे। हिज फादर वाज द क्यूरेटर ऑफ द लाहौर म्यूजियम। लाहौर म्यूजियम जो था उसके निगरान थे इनके बाप। ही वेंट टू स्कूल इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू इंडिया एज अ जर्नलिस्ट इन 1882। ये पैदा इंडिया में हुए, वो फिर इंग्लिस्तान पढ़ने चले गए और इंडिया में 1882 में ये वापस आए। ही अचीव्ड रैपिड फेम एज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लैंड। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907। 1907 में ये पहले इंग्लिस्तानी या इंग्लिश राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। हिज 2 जंगल बुक्स, आपने मोगली मूवी देखी होगी, वो भी इनकी किताब पे बनी है, आर सेट इन इंडियन जंगल एंड किम अ नॉवल इज सेट इन प्री पार्टीशन लाहौर। तो ये इनका किम एक नावल है बड़ा प्यारा सा, वो उसकी सारा लाहौर के एक बच्चा, आयरलैंड का बच्चा होता है, लाहौर में आके रहता है, तो उसकी सारी कहानी है। खैर, तो पोएम हमने बेटा पढ़ ली। अब हम इसके करेंगे सबसे पहले इसकी ग्रामर का पोर्शन करेंगे और इसके बाद फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको ये सारा जो PDF फाइल आपको नज़र आ रही है, ग्रामर सॉल्व हुई हुई है, ये और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको सॉफ्ट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है एक, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सारे नोट्स भी शेयर होते हैं। उसमें आप के जो आपको कोई इंग्लिश पूरा साल वो आपका जो है वो आप उस ग्रुप का हिस्सा होंगे, और उसमें जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ होंगे, वो अभी आपके सॉल्व किए जाएंगे। और वो एक तरह से कह लें कि आपका एक ट्यूशन ग्रुप होगा, ठीक है, कि जिसमें पूरा साल जो है वो आपको इंग्लिश के हवाले से चीज़ों पे जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको उसमें गाइड किया जाएगा। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है वो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर में एक्टिविटी ए है कि कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्टेज, स्टेज, स्टेज। द सेकेंड वर्ड इज इन्फेंट, ये सामने आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है ये नज़र आ रही होगी, इन्फेंट, इन्फेंट। द नेक्स्ट वन इज नर्स, नर्स, नर्स। उसके बाद है सैचल, 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 सैचल। उसके बाद है स्नेल, स्नेल, स्नेल। उसके बाद है लवर, लवर, हम इसको लवर पढ़ते हैं, इट इज़ एक्चुअली लवर, लवर, लवर। नेक्स्ट है क्वेरल, 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 क्वेरल। उसके बाद है बबल, बबल, बबल। उसके बाद है टीथ, 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 टीथ। उसके बाद है पाइप, पाइप, हम इसको पाइप पढ़ देते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज़ पाइप, पाइप। ओके, एक्टिविटी बी है कि लुक एट फॉर द गिवन वर्ड्स इन द थिएसरस एंड मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड बी विद द रेलिवेंट साइनोनिम्स। तो अब इसमें साइनोनिम्स हैं, मैं सिर्फ आपको बताता जाऊंगा, आपकी सहूलत के लिए मैंने दोनों तरफ जो है वो नंबरिंग कर दी है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो नंबर फर्स्ट है इसका जो साइनोनिम है वो कॉलम बी में कहाँ पे है। तो सेलेक्ट का साइनोनिम है चूज़, रेज का लिफ्ट, एक्यूरेट करेक्ट, एबल केपेबल, considerate thoughtful, divide separate, apparent obvious, exceptional remarkable, busy active, brave courageous, clarify explain, aid help, diminish decrease, convenient handy, beneficial helpful, approve accept, conscious aware, brief short, authentic real, average normal।
अच्छा, एक्टिविटी सी है कि मेक प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द लैटिन नाउन्स बाय चेंजिंग द सफिक्सेस। तो कुछ लैटिन नाउन्स आपके सामने दिए गए हैं, आपने उनके प्लूरल्स बनाने हैं। तो एलुमना का प्लूरल होता है एलुमनाई, एलुमनाई। एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालिसिस, एनालिसिस, सिस, एनालिसिस, एनालिसिस, एस ई एस। ठीक है, तो ये इसका बनाने का जो तरीका है ये आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अच्छा, साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस। ओके, कैक्टस, कैक्टाई और कैक्टसेस, कैक्टसेस और कैक्टाई दोनों ठीक हैं। क्राइसिस, ये क्राइसिस है, क्राइसेस, क्राइसिस और क्राइसेस, सेस। अच्छा, उसके बाद है क्रेनियम, क्रेनियम का प्लूरल है क्रेनिया और क्रेनियम्स, क्रेनियम्स। उसके बाद करिकुलम, इसका प्लूरल है करिकुला और करिकुलम्स, करिकुलम्स भी है और करिकुला भी है। ठीक है, लैटिन में करिकुला है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको करिकुलम कहते हैं। अच्छा, डेटम, डेटम का डेटा, डेटम का प्लूरल है डेटा। अच्छा, हम अक्सर डेटा का वर्ड यूज़ करते हैं तो डेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो डेटम है। अच्छा, फोकस, ये सिंगुलर है और फोकी और फोकाई और फोकसेस, फोकसेस और फोकाई ये दोनों क्या हैं, इसके प्लूरल हैं। फार्मूला सिंगुलर है और फार्मूलाए, फार्मूलाए, फार्मूलाए क्या है, इसका प्लूरल है। उसके बाद फंगस सिंगुलर है और फंजाए, ठीक है, और फंगाए ये क्या है, इसका ये इसका प्लूरल है। उसके बाद लार्वा सिंगुलर है और लार्वाए, लार्वाए इसका प्लूरल है या लार्वास भी आप इसको कह सकते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका सिंगुलर है और न्यूक्लियाए, न्यूक्लियाए इसका क्या है, प्लूरल है। रिफ्रेंडम, रिफ्रेंडम सिंगुलर है और रिफ्रेंडम्स और रेफरेंडा, रेफरेंडा इसका क्या है, प्लूरल है। उसके बाद सिलेबस सिंगुलर है और सिलेबाए, सिलेबाए इसको सिलेबी नहीं पढ़ना, सिलेबी जलेबी नहीं है ये सिलेबाए है, सिलेबाए और सिलेबसस ये इसका क्या है, प्लूरल है। उसके बाद है इंटोनेशन पैटर्न्स। इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है, कि कहाँ पे जो है वो आवाज़ को ऊंचा लेके जाना है, कहाँ पे नीचा लेके जाना है। अच्छा, अब जो फॉलिंग इंटोनेशन होती है ये स्टेटमेंट्स के अंदर, WH क्वेश्चंस के अंदर, कमांड्स और इन्विटेशंस के अंदर, एक्सक्लेमेशंस के अंदर और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के अंदर फॉलिंग इंटोनेशन होती है, और येस और नो क्वेश्चंस के अंदर, ऑफर्स के अंदर और जो न्यूमरेशंस होती हैं उसके अंदर क्या होती है, राइजिंग इंटोनेशन होती है। अच्छा, आप आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटोनेशन पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यू ऑलरेडी, यू ऑलरेडी, अब इसमें फॉलिंग है। यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव, देखे ना, इसमें भी क्या है, यू शुडंट हैव, इसमें फॉलिंग है, यू शुडंट हैव, फॉलिंग एक्शन है। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल आप शाउटिंग वे में कहते हैं, तो इसमें क्या है, राइजिंग इंटोनेशन है। दैट्स नॉट वेरी नाइस, दैट्स नॉट वेरी नाइस, अब इसमें भी क्या है, एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें भी क्या है, राइजिंग एक्शन है। अच्छा, उसके बाद आई डोंट थिंक आई विल, आई डोंट थिंक आई विल, फॉलिंग एक्शन। हाउ कुड यू, हाउ कुड यू, फॉलिंग एक्शन। व्हाई शुड आई टेल यू, राइजिंग एक्शन। यू मस्ट बी जोकिंग, राइजिंग एक्शन। सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट, फॉलिंग एक्शन। वेल आई नेवर, well I never, fouling action. You know best, don't you? Fouling action. How do you do? Fouling action. How long have you been building flutes? Rising action. अच्छा, उसके बाद can I see you, can I see one of your flutes? Fouling action. Is this your flute? Is this your flute? राइजिंग एक्शन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना यस और नो क्वेश्चन के अंदर राइजिंग एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डी एक्टिविटी है नाउन फ्रेज। अब इसमें क्या है कि आपने नाउन फ्रेजेस हमने पिछले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, तो हम सिर्फ इसकी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी है, इसमें आपने आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नाउन फ्रेजेस इसमें मैंने अंडरलाइन की भी हैं। द विकेड मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इनटू द ट्रबल, गेटिंग पुअर पीपल इनटू ट्रबल इसमें नाउन फ्रेज है। ही हेट्स हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट्स, हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट्स इसमें नाउन फ्रेज है। ही रिफ्यूज टू आंसर माई क्वेश्चन, टू आंसर माई क्वेश्चन इसमें नाउन फ्रेज है। द बॉय डिनाइड स्टीलिंग द मनी, स्टीलिंग द मनी इसमें नाउन फ्रेज है। ही द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन, टू आंसर द क्वेश्चन इसमें नाउन फ्रेज है। आई डिसलाइक हैविंग टू पनिश माई किड्स, हैविंग टू पनिश माई किड्स इसमें जो है वो नाउन फ्रेज है। आई विल हेट टू डू सच अ थिंग, टू डू सच अ थिंग इसमें नाउन फ्रेज है। टू राइट सच अ रबिश इज़ डिसग्रेसफुल, टू राइट सच अ रबिश इसमें नाउन फ्रेज है। उसके बाद ही प्रॉमिस टू गेट मी समथिंग, टू गेट मी समथिंग इसमें नाउन फ्रेज है। उसके बाद वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम, टू मीट हिम इसमें नाउन फ्रेज है। यू आर डूइंग सच अ थिंग सरप्राइजेज मी, यू आर डूइंग सच अ थिंग इसमें क्या है, नाउन फ्रेज है।
ही इज़ सच अ काइंड मैन, सच अ काइंड मैन इसमें नाउन फ्रेज है. दे आर इन द बैक गार्डन, इन द बैक गार्डन इसके अंदर क्या है, नाउन फ्रेज है. फॉर कंप्लीट नोट्स इन पीडीएफ कॉन्टैक्ट एट दिस गिवन नंबर, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको तमाम के तमाम नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे. अच्छा, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले हम इसकी समरी को देख लेते हैं. दिस इज़ एन इंस्पायरेशनल पोएम दैट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन हाउ वन शुड लिव वंस लाइफ. The poem takes reader through various ways in which the reader can rise above adversity that will almost certainly be thrown in one's way at some point in life. Throughout the poem, the speaker gives the reader multiple scenarios, both positive and negative, along with a glimpse into how one should conduct oneself. The poem has an almost mathematical proof about it, with its if then scenario. If then scenario के if यू विल डू दिस देन दिस विल हैपन. तो इफ़ देन सिनेरियो जो है इससे ये लगता है कि एक मैथमेटिकल सी पोएम है. किपलिंग लीव्स द देन until the final two lines, revealing to the reader that if he or she is able to do all that was just mentioned, he or she will not only have the word at his or her fingertips, but he or she will also be a man. अच्छा, पोएम का एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं. रुडयार्ड किपलिंग सेपरेट्स हिज पोएम इनटू 4 स्टैंजाज ऑफ इक्वल लेंथ. ईच स्टैंजा कंटेन्स 8 लाइन्स. Each stanza has a set rhyming scheme A B A B C D C D except for the first stanza. यानी पहला स्टैंजा जो है उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है दैट इज A A A A B C B C, और बाकी के जो 3 स्टैंजाज हैं उसमें A B A B C D C D है. The speaker of the poem, presumably Kipling, keeps a positive and unbeat tune throughout the work, informing the reader what he or she needs to do in order to be a successful person in life. Kipling makes this a very personal poem by his use of pronoun you. In fact, you could even interpret that the poem is Kipling talking to himself or giving himself a pep talk. Okay, just glancing at the poem, the reader is immediately hit with the word if. Not only is it the title of the poem, but through his use of repetition, Kipling emphasizes the word throughout the entirety of his work. This makes the poem move, and the reader is working his or her way throughout the poem in order to get to the effect of what will happen if he or she is able to accomplish all that is contained in the poem. Kipling does not disappoint. The reader discovers what will happen in the final 2 lines of the work. तो फर्स्ट अब हम इसका कर रहे हैं एनालिसिस स्टैंजा बाय स्टैंजा. द फर्स्ट स्टैंजा वेस्ट नो टाइम इन सेटिंग अप the if then scenario. Kipling writes, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. In this first if scenario, Kipling reminds the reader of the importance of maintaining. तो ये सारी की सारी जो नोट्स हैं ये आपको PDF में मिल जाएंगे. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ये देखें, इसका मैंने खुद से बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका एनालिसिस लिखा हुआ है. ये सब का सब आपको जो है वो PDF में मिल जाएगा. अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम? Answer is that courage, compassion, greatness of character, and never losing the temper are the main themes of this poem. The poet draws the sketch of a strong and noble man by talking about different real life situations and showing us how a good person should react in different difficult situations. Question number 2 is that make a list of a perfect man as mentioned by the poet in the stanza 2 of the poem. In second stanza, the poet says that a noble person never allows his dreams to overwhelm him. He is not deceived by his achievements or failures. A noble man is truthful, brave, and he never punishes foolish people. Rather, he ignores the foolish people and has courage to stand up again after losing everything in life. Question number 3 is that explain the line or walk with kings nor lose thy common touch. तो इसका आंसर यह है, द पोइट सेज दैट इवन व्हेन यू हैव कंपनी ऑफ ग्रेट men like kings, you shouldn't lose your character. He advises simple and humble behavior to be adopted in all kind of scenarios. A man shouldn't forget the common people if he gets a high status. Being humble and loving to the people is the only way to live a respectable life. Question number 4 is that cite an example of the use of personification in the poem if. So the answer is that there are many instances in this poem where the poet has personified certain inanimate objects and feelings, giving way to hating, not make dreams of your master, meet with triumph and disaster are few examples of personification implied in this poem. Question number 5 is that what is the significance of the title of the poem? So the answer is that the poet talks about various possibilities that everyone usually has in life. He talks about different difficult situations and suggests some practical steps to take.
he has titled the poem If by leaving it up to the reader to either accept his suggestions or ignore them. He doesn't want to look like a preacher or a dictator, therefore, he has titled his poem as If. Next question, question number 6 is that how does the poem say, what does the poem say about the value of the time? So the answer is that the poet talks about value of time in life. He says that we should not waste our precious time in non-productive activities. He says that we should not live with malice and hatred in our mind. He advises that instead of living 1 minute with anger and unforgiving approach, we should fill that 1 minute with 60 seconds of compassion, forgiveness, and love. Question number 7 is that explain the meaning of this line in your own word. Line कौन सी है and which is more you'll be a man my son. तो इस line को explain करें. So the answer is that the poet says that if you will have the mentioned qualities of noble and great people, you will be regarded as a noble person, you will value your life, but most importantly, you will be an experienced person who knows all about life and how to live it. Question number 8 is that what is the rhyming scheme of the poem? ये मैं आपको analysis में भी बता चुका हूँ. The rhyming scheme of the first stanza is A A A A B C B C, and the rhyming scheme of coming 3 stanzas is A B A B C D C D. Question number 9 is that state some qualities other than the ones mentioned in this poem that makes a successful man. तो इसका आंसर यह है कि the other qualities of a good man are honesty, dedication, commitment to work, love for others, courage, hard work, and respect for others. A good man is decorated with all noble qualities and is never involved in evil activities. तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें. और नोट्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.